सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने शुरुआत की थी कलेक्शन फ्रेमवर्क की। ठीक है, कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क हमें एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, किस लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट मैनिपुलेट मतलब वही अपडेट करना, रीड, छाटना वाटना, मतलब ट्रिम एंड ऑल। सो बेसिकली कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, और एक डेटा स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल सेट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम कलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा तो पहले भी होता था, एरेज वगैरह में सेट ऑफ डेटा स्टोर वहां भी होता था, बट वहां पे काफी तकलीफ थी हमें। एरे की साइज फिक्स हुआ करती थी। ठीक है, एरे में टाइप सेफ्टी है। इसी तरह एरे में अगर देखा जाए तो मेन एरे की दिक्कत ये भी एक है कि रन टाइम पे साइज चेंज नहीं होती, साइज फिक्स है। ठीक है, इसी तरह और भी कितनी सारी बातें हमने बताई थी। क्या क्या बताया था यार, ध्यान से निकल रहा है मेरे। हाँ, फीचर्स की बात देखो, ये ध्यान नहीं आ रहा। फीचर, बेसिक फीचर मिलते हैं, मेन ये है। एरे अगर आप यूज करोगे तो बेसिक फीचर मिलेगा आपको, और कलेक्शन यूज करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये सब हमने एरे वर्सेस कलेक्शन जाना था। तो कलेक्शन तो एक कंसेप्ट का नाम है। बेसिकली कलेक्शन की हायरार्की को अगर हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इस कंसेप्ट के अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर कितने इंटरफेसेस हैं और कौन कौन से उसकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। सो एक हायरार्की हमने बनवाई थी, जहां मालूम पड़ा था कि हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक और जो भी व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, हमें इन इम्प्लीमेंटेशंस को पढ़ना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे। हाँ, ये भी बता देते हैं रिवाइज के तौर पे कि कलेक्शन में हम प्रिमिटिव स्टोर नहीं कर सकते। सो हमें पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कैसे बदला जाता है। तो हमने बताया था तरीका। अब क्या था वो? रैपर क्लास। रैपर क्लास की मदद से आप प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का पुराना तरीका था मैनुअल बॉक्सिंग का। ठीक है, फिर ऑटो बॉक्सिंग हमने देखा था। चलिए, ये इतनी बात तो हम लोगों ने कर ली थी। आज हम अब अपने सबसे पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, जिसका नाम है एरे लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं हम, एरे लिस्ट। दिस इज नॉट एरे, राइट? एरे लिस्ट है ये। एरे लिस्ट चूंकि चाइल्ड है लिस्ट इंटरफेस की, ठीक है, तो ये लिस्ट कैटेगरी वाला हम बोल सकते हैं इसको, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मतलब सबसे पहले तो एरे लिस्ट अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हमें एरे लिस्ट बनाने आनी चाहिए ना यार। अगर एरे लिस्ट हमें बनाने ही नहीं आएगी तो हम कैसे एरे लिस्ट पढ़ेंगे? तो आइए हम पहले एरे लिस्ट को बनाना सीख लें। सो ये सब हम बंद कर लेते हैं, ये पुरानी बैच का है, मतलब लास्ट बैच का। हम यहाँ पे सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं कलेक्शन नाम से। ठीक है, और इसमें हम एक सिंपल एक क्लास बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया एक क्लास com डॉट मेन है। ठीक है, ये हो गया। और सबसे पहले हम एरे लिस्ट, कुछ भी समझे बिना, एरे लिस्ट के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते हैं, सबसे फर्स्ट हम एरे लिस्ट को बनाना सीखते हैं। ठीक है, सो एरे लिस्ट बनाना बहुत आसान है भाई। एरे लिस्ट जावा यूटिल से आप उठा लेंगे, बनी बनाई क्लास है भाई, आपको कोई मेहनत थोड़ी करना है। देन ये सब मैं अभी हटा रहा हूँ, समझाऊंगा बाद में। एक रेफरेंस दे दिया हमने, ये लो भाई। तो ये हमने एरे लिस्ट टाइप का एक रेफरेंस क्रिएट किया। सो यहाँ पे एक और बात मालूम पड़ती है कि ये जो भी कलेक्शन है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है ना? अपने आप में एरे लिस्ट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो इंटरनली एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, हम खुद ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो एरे लिस्ट एल कर दिया, देन हमने कर लिया न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से। और ये भाई मेरी एरे लिस्ट बन गई। सिंपल है ना?
इस तरीके से हम एरे लिस्ट को बना सकते हैं। एरे लिस्ट नाम की क्लास अवेलेबल है जावा यूटिल पैकेज में। सो सिंपली आप इसका ऑब्जेक्ट इस तरह से बना लें। अब मुझे एरे लिस्ट में डेटा कुछ इंसर्ट करके देखना है। सो बहुत आसान है। इसके एरे लिस्ट की एक क्लास है तो इसके मेथड्स भी होंगे। सो हम इसके रेफरेंस से इसके मेथड को कॉल कर लेंगे, ऐड मेथड को, जिसमें मैं एक डेटा भरूंगा राजू, ठीक है। फिर एक डेटा में भरूंगा 1 2 3। फिर एक डेटा में भरूंगा फॉल्स, एक बुलियन वैल्यू है। फिर एक डेटा में भरूंगा ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं। कहीं स्ट्रिंग है। अच्छा, ये हमने जो इंसर्ट किया हुआ है, ये हम ऐसा, हमें तस्वुर ऐसा हो रहा है कि हम एक प्रिमिटिव इंसर्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, जब ये 1 2 3 जाएगा तो ये ऑटो बॉक्स हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिमिटिव को आप कन्वर्ट करके फिर इसमें डालें, ऑटोमेटिकली आपका प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हो रही है। समझ रहे हैं ना बात को, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। खैर अभी फिलहाल पे मुझे मैंने 4 वैल्यूज अपने एरे लिस्ट में इंसर्ट करी, अब मुझे प्रिंट करना है। सो मैं सिंपली एल प्रिंट कर दूंगा, इसके रेफरेंस को प्रिंट कर दूंगा और मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है एरे लिस्ट को क्रिएट करने का, ठीक है। अब इतनी सारी वार्निंग्स क्यों आ रही है भाई हर जगह पे? वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि जावा 5 में, जावा 5 वर्जन में कलेक्शन के अंदर एक कंसेप्ट आया था जेनेरिक्स का, ठीक है, जेनेरिक्स। अभी ये जो कलेक्शन हमने बनाया है, एरे लिस्ट कलेक्शन है, तो जो हमने यहाँ एरे लिस्ट बनाई है, इज इट जेनेरिक और नॉन जेनेरिक? जेनेरिक का मतलब होता है स्पेसिफिक डेटा टाइप, नॉन जेनेरिक का मतलब होता है कुछ भी भरो। तो क्या लगता है, जेनेरिक है कि नॉन जेनेरिक? नॉन जेनरिक। हाँ, अभी तो भाई ये नॉन जेनेरिक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ वार्निंग शो की जा रही है, बोला जा रहा है कि एरे इज अ रॉ टाइप। एरे लिस्ट जो है वो रॉ टाइप का है, मतलब ऐसे ही है कि कुछ भी इसमें डालो, रॉ टाइप का है। रेफरेंसेस टू जेनरिक टाइप शुड बी पैरामीटराइज्ड। अगर आप इसको, मतलब यहाँ बता रहा है कि आप इसको जेनरिक बना सकते हैं, क्योंकि जेनरिक एक नया फीचर है जावा 5 से। सो हमें जेनरिक यूज करने के लिए ये बोल रहा है। आप बोलेंगे नहीं करना है तो वार्निंग आप सप्रेस कर सकते हो इसकी। इस यहाँ पे आप ऐड सप्रेस वार्निंग इस तरह से आप लगा देंगे, इस तरीके से, तो ये वार्निंग चली जाएगी। तो वार्निंग इस तरह से आप सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम एरे लिस्ट या कोई भी कलेक्शन बनाते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम जेनेरिक बना दें या फिर नॉन जेनेरिक, ठीक है। अच्छा, हम जेनेरिक क्यों बनाते हैं और नॉन जेनेरिक क्यों बनाते हैं भाई? डेटा टाइप अगर फिक्स्ड रखना है तो जेनेरिक बना देंगे। डेटा टाइप अगर फिक्स रखना है, अगर मुझे कोई मान लीजिए सिर्फ स्ट्रिंग के लिए बनाना है तो हम जेनेरिक बनाएंगे, और मुझे ऐसा बनाना है कि भाई जो मैंने वो भरो, तो हम नॉन जेनेरिक बनाएंगे। ठीक बात है। तो ये एक नॉन जेनेरिक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं, इंटीजर भी डाल रहे हैं, इंट नहीं डाल रहे ना, इंटीजर बोलेंगे इसको हम। इंटीजर भी एक्सेप्ट किया इसने, बुलियन भी किया, कैरेक्टर भी किया। अब आइए हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट 2 बनाते हैं एक हम, ठीक है। नया ऑब्जेक्ट बनाया, एरे लिस्ट रेफरेंस अलग कर दिया, और इस यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगा जेनेरिक। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, मान लीजिए मैंने दे दिया स्ट्रिंग। जेनेरिक बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आप इस तरह से ये एंगुलर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे एक लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप टाइप बता दें, ये लीजिए। अब यहाँ पे देखो वार्निंग नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने जावा के नए फीचर जो जावा 5 में आया था उसको यूज किया, आपने जेनेरिक बनाया।
अब जेनरिक बनाने से क्या होगा, AL2 डॉट एड जब मैं करूंगा और इसमें जब मैं मान लीजिए राजू भरूंगा तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राजू में कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं AL2 में अगर 1 2 3 भरूंगा इंस्टेड ऑफ राजू, देन एरर आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपाइल टाइम पे ही डेटा टाइप दे दिया। अब अगर आपने इस डेटा टाइप के अलावा कुछ भी भरा तो दिक्कत आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। अच्छा, तो हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही भरेंगे। अगर हमने एरे लिस्ट को स्ट्रिंग टाइप का बनाया है तो स्ट्रिंग ही भरेंगे हम लोग, राजू काजू माजू ऐसे भर दिया। अभी मैं सिर्फ ऐड मेथड दिखा रहा हूँ, अभी बहुत सारे मेथड हम देखेंगे इसके। अभी बिल्कुल हम सिंपलेस्ट वे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कर दिया हमने AL2। अच्छा भाई, इतना हो गया। अगर मैं चाहूं तो मैं पहले तो मैं ये लिख दूं, ये नॉन जेनरिक है और ये जेनरिक है ना। ये तो भाई जेनरिक है। जेनरिक मतलब सिंपल यार, कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप हम दे रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ऐसी जेनरिक एरे लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप डाल सकते हैं। ध्यान सुनना, हम एक ऐसी जेनेरिक एरे लिस्ट भी या जेनरिक कलेक्शन, कोई सा भी कलेक्शन जेनरिक बना सकते हैं जिसमें हम कोई सा भी डेटा टाइप डालें जो अगर मल्टीपल डेटा टाइप को सपोर्ट करता हो। तो कैसे भाई, देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और यहां भी मैं कर दूं ऑब्जेक्ट। अब ये बताइए, AL3 कर देते हैं हम। अब इस एरे लिस्ट में कौन सा डेटा स्टोर किया जा सकता है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टाइप का कोई भी किया जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसमें एक स्ट्रिंग डालूं तो क्या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप की है कि नहीं है? यस सर। यस। स्ट्रिंग का देखो, सबका पापा तो ऑब्जेक्ट ही है ना यार अल्टीमेटली। तो अगर आप पेरेंट का टाइप यहां पे देंगे तो उसकी कोई सी भी चाइल्ड आप स्टोर कर सकते हैं। सो हमारा काम जेनरिक से भी यहाँ पे हो जाता है। अगर आप जेनरिक में अगर ऑब्जेक्ट डाल दें तो ये सिंटेक्स तो जेनरिक का है, बट आपको मजा ये नॉन जेनरिक वाला दे देगा। आप राजू भी ऐड करेंगे, आप इसमें इंटीजर भी ऐड करेंगे कि जो इंटीजर क्लास होगी वो भी कहीं ना कहीं जा करके पेरेंट तो होगी ही, सॉरी चाइल्ड तो होगी ही ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ देखो 1 2 3 भी ऐड किया और फॉल्स भी ऐड किया और हमने यहाँ पे कैर को भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कई सारा यहाँ पे ऐड किया एंड देन सिस आउट कराएंगे इसको भी हम AL3। सो ये देखिए, सो इसमें इन तीनों एरे लिस्ट में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सिर्फ नॉन जेनरिक है, बाकी ये भी जेनरिक है और ये भी जेनरिक है। तो जेनरिक का सिंपल मतलब क्या हो गया कि आपने कंपाइल टाइम पे उसकी टाइप सेफ्टी कर दी, है ना, यही मतलब हुआ ना। आपने स्पेसिफिक टाइप दे दिया। अगर हमने दिमाग लगा के स्पेसिफिक टाइप ऑब्जेक्ट दे दिया तो वहां पे भाई सभी ऑब्जेक्ट टाइप के चूंकि होते हैं तो हम सारा का सारा इसमें भर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे नॉन जेनरिक वाला सीन, मतलब उस तरह का जो बिहेवियर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट स्टिल इट इज जेनरिक। अच्छा, ये तो ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई सबको? एरे लिस्ट बनाना और प्रिंट करना। सर जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, लाइक जब जेनरिक करेंगे तो ऑटो बॉक्सिंग होगी इसमें या फिर नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। आप ये बताइए कि ऑटो बॉक्सिंग कब जरूरी होती है, ऑब्जेक्ट के समय या प्रिमिटिव के समय? हाँ, प्रिमिटिव के समय। तब तो ऑब्जेक्ट तो हम कोई मतलब यहाँ प्रिमिटिव अगर भेजेंगे तो यहाँ ऑटो बॉक्सिंग होगी, बट एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो यहाँ ऑटो बॉक्सिंग की क्या नीड है? ऑटो बॉक्सिंग का सिंपल मतलब है कि भाई अगर मैं प्रिमिटिव दे रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट में तब्दील होकर के जाएगा। कौन से ऑब्जेक्ट में? इंटीजर ऑब्जेक्ट जाएगा, और इंटीजर ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंटीजर ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट की चाइल्ड होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, होगा।
तो ये तो पहले हमने सीखा। एक और जेनरिक टाइप होता है, एक और जेनरिक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड कार्ड जेनरिक, जिसको मैं बनाऊंगा कुछ ऐसे, 4 कर लूंगा और यहाँ पे हम देते हैं क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं ना यहाँ पे ऐसे। हाँ, ये तरीका है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी जेनरिक टाइप का है, स्पेशल जेनरिक टाइप है ये। इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड कार्ड जेनेरिक। ठीक है, वाइल्ड कार्ड जेनेरिक। वाइल्ड कार्ड जेनेरिक में का मतलब ये होता है, आपने जब इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका मतलब होता है कि अननोन टाइप, मतलब कि आपकी एरे लिस्ट किस टाइप की है, कंपाइलर को ये बात पता ही नहीं चल रही है। कंपाइलर को टाइप ही नहीं मालूम। यहाँ पे टाइप मालूम है, यस ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो जो भी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होगा एक्सेप्ट करेगा। यहाँ टाइप मालूम है स्ट्रिंग टाइप का, तो जो भी स्ट्रिंग टाइप का है एक्सेप्ट करेगा। ये तो भाई नॉन जेनरिक है, तो टाइप का दिक्कत ही नहीं है, तो घुसेड़ो जो घुसेड़ना है। ये थोड़ा सा अजीब है कि यहाँ पे अननोन टाइप है। जब टाइप अननोन होगा और आप कुछ भी डालने की कोशिश करें, यहाँ पे कुछ भी डालने की कोशिश करें, जैसे राजू डाला तो एरर आ जाएगा, आपने 1 2 3 डाला तो भी एरर आ जाएगा। मतलब कि इसमें आप कुछ नहीं डाल सकते एक्सेप्ट नल, सिर्फ इसमें नल डाला जा सकता है। सो वाइल्ड कार्ड जेनरिक अगर आप किसी कलेक्शन को बना देते हैं, सो वो कलेक्शन मतलब मॉडिफाई नहीं हो सकता, आप इसमें कोई एलिमेंट डाल ही नहीं सकते एक्स्ट्रा, सिवाय आप इसमें नल के। नल ऐड कर सकते हो और कुछ ऐड नहीं कर सकते आप इसमें। तो इसका क्या यूज होगा, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे क्या, मतलब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ये बेसिकली रीड ओनली सिनेरियो में यूज किया जाता है, जब अपने हम कलेक्शन को किसी मेथड में पास करते हैं, वो हम बताएंगे आगे चल के। ठीक है, ये हम लोग आगे चल के लेटर ऑन हम इसको देखेंगे। सो अभी के लिए आप बस टाइप जान लें, ये 3 तो ऊपर का क्लियर ही होगा, ये तो समझ में आया कि कुछ भी डालने का है तो भाई नॉन जेनरिक बना दो। ठीक है, फिर अगर सिर्फ स्ट्रिंग या सिर्फ इंटीजर या सिर्फ कैरेक्टर, मान लो मुझे एक ऐसा कलेक्शन बनाना है जिसमें सिर्फ नंबर्स जाए, तो मैं क्या करूंगा, इंट लिखूंगा कि इंटीजर लिखूंगा? हाँ, इंटीजर ना, इंट नहीं लिखेंगे। तो जेनरिक टाइप आप समझ गए। फिर ये जेनरिक टाइप में ऑब्जेक्ट दे दिया, तो ये तो अपना दिमाग हमें लगाया है। ठीक है, और ये एक स्पेशल है जो हम लोग लेटर ऑन हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जी एनम जी कहिए। सर ये ऑब्जेक्ट जो आपने पास किया है एरे लिस्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है जी जी, और सर ऊपर एरे लिस्ट करके सिर्फ किया है, तो सर मैं थोड़ा सा आ नहीं पाया था, वो डिफरेंस क्या है सर बता दीजिए, क्योंकि मतलब दोनों में ऐड कर रहे हैं वही स्ट्रिंग 1 2 3 फॉल्स ए, देखिए इसके ऊपर सर ये इसमें सिंपल डिफरेंस ये है कि एरे लिस्ट अगर स्ट्रिंग टाइप का हमने बनाया तो सिर्फ स्ट्रिंग ही जा सकता है। नहीं सर, ये नहीं, ये तो समझ गया, स्ट्रिंग वाला समझ गया, इसके ऊपर हाँ, सर अगर हमने एक और जो ऑब्जेक्ट आपने, बनाया है तो सब जा सकते हैं, स्ट्रिंग भी तो डालिए, सर इंटीजर भी डालिए, बूलियन भी डालिए, कैरेक्टर भी डालिए, सब डालिए। तो सर जो स्टार्टिंग में आपने किया उसमें भी तो सब जा रहा है, मतलब हाँ, तो हाँ वो ये नॉन स्ट्रिंग, जेनरिक है, ये हमारा बेसिकली नॉन जेनरिक है, और ये हमारा जेनरिक है क्योंकि ये जेनरिक सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है। मतलब वही राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट जो आपने यूज करा है उसमें वो जेनरिक हो गया, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास नहीं है। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट मतलब? ये सिंबल ये सिंबल सर की बात कर सिंबल सर, हाँ हाँ, सिंबल ये हाँ जी, हाँ हाँ, तो ओके ये सर, एंगुलर ब्रैकेट लगा के हम इसको जेनरिक बनाते हैं। बेसिकली इसमें इसमें जब आप डेटा को मान लो कि गेट करते हो, जब आप इसमें, तो आपको जैसे मान लो हमने, अब आगे चल के हम समझाएंगे अभी इसमें, जब इसको हम डेटा गेट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बेसिकली टाइप कास्टिंग की नीड पड़ेगी, और इसमें क्या है, डायरेक्टली होल्ड किया जाता है। वो हम आगे भी प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा आपको। अभी तो सिर्फ इतना ही हमें समझना है कि भाई नॉन जेनरिक और जेनरिक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब भी कोई कलेक्शन बनाने जाओगे तो आइदर वो जेनरिक बनेगा या तो नॉन जेनरिक बनेगा।
तो हम बस वो डिफरेंस क्लियर कराना चाह रहे हैं आपको कि वो आप डिफरेंस समझ जाएं कि अगर एरे लिस्ट के साथ कोई एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगा है सो दैट इज नॉन जेनरिक। इट मींस कि वो किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप से, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब सिर्फ वही इंसर्ट नहीं, कुछ भी इंसर्ट किया जा सकता है। और जेनरिक में हम अपने हिसाब का डेटा टाइप दे सकते हैं। और ये वाइल्ड कार्ड वाले की बात तो आगे चल के हम करेंगे। ठीक है, बताइए, इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस। अच्छा, अब हम जरा और एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाते हैं। ये तो जेनरिक नॉन जेनरिक था, ठीक है। मान लो एक सिंपल एरे लिस्ट हमने बनाई, अब छोड़ो जेनरिक और नॉन जेनरिक ये सब फालतू बातें। अब सिंपल हम एक एरे लिस्ट कौन सी उठा लें, ये वाली उठा लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट वाली सही लग रही है। तो चलो, आपने ये जेनरिक नॉन जेनरिक जो हमको समझाया वो हर कलेक्शन के लिए अप्लाई होगा ना, या फिर सिर्फ अरे लिस्ट के लिए? जी जी, हर कलेक्शन के लिए अप्लाई होगा भाई, जेनरिक और नॉन जेनरिक हर कलेक्शन के लिए अप्लाइड है। अब एक हमने यहाँ बनाया एरे लिस्ट एल, इसको मैं एल कर लूं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यूज भी हमारी आ रही है। अरे काहे नहीं आ रही भाई? अच्छा, प्रिंट ही नहीं किया है। सॉर्ट एल, तो सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि एरे लिस्ट के बारे में हमें क्या क्या बिहेवियर जानना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम एरे लिस्ट बनाते हैं तो इंसर्शन ऑर्डर हमें देखना होता है, या कोई भी कलेक्शन हम बनाते हैं तो हम इंसर्शन ऑर्डर को देखते हैं कि इंसर्शन ऑर्डर कैसा है। आप बताइए कि हमने ऑर्डर भरा था राजू 1 2 3 फॉल्स ए, क्या मुझे उसी ऑर्डर में आउटपुट मिल रहा है? यस। तो इसका मतलब हुआ कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड होता है। हर कलेक्शन में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड नहीं होगा। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड है, हर कलेक्शन में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड नहीं होता है, ठीक है। देन इसी के साथ हम ये देखेंगे कि क्या इंडेक्स सपोर्ट करता है, इंडेक्स सपोर्टेड और नॉट। तो आइए चेक कर लिया जाए भाई, इंडेक्स सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम एरे लिस्ट में हम ऐड करेंगे, यहाँ ये तो प्रिंट कर लिया, इसके बाद हम ऐड करेंगे एल डॉट एड, और हमने बोला कि 2 पे एक्स वाई जेड। हमने क्या बोला भाई? 2 पे एक्स वाई जेड। अब बताइए अभी 2 पे कौन है? फॉल्स। फॉल्स है, तो फॉल्स को मारेगा धक्का और एक्स वाई जेड बैठ जाएगा यहाँ पे आके, समझ रहे हैं? तो अगर एक्स वाई जेड ऐड करने के बाद भी हम अगर प्रिंट कराएं तो हमें समझ में आ जाएगा, देखिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पता चला कि हाँ भाई, एरे लिस्ट में इंडेक्स सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंडेक्स सपोर्टेड और नॉट, तो हम लिखेंगे यस, इंडेक्स सपोर्टेड। हर कलेक्शन में जावा में इंडेक्स सपोर्ट करेगा ये जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी कलेक्शन होंगे जहां पे आप इंडेक्स वाइज इंसर्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टैक में भाई आप भरते जाओगे, वैल्यू हमेशा ऊपर में स्टोर होती जाती है, मतलब वो ऊपर स्टोर होती जाएगी, अंदर चलती जाएगी वो, और रिमूव हमेशा ऊपर से ही होगी। मतलब स्टैक कैसा होता है? बाल्टी जैसा ना, ये स्टैक है। यस। अब मान लीजिए एक एलिमेंट हमने डाला नीचे, फिर एक और डाला, फिर एक और डाला। अब आप बताइए कि क्या मैं यहाँ पे एक एलिमेंट घुसेड़ सकता हूँ बीच में, ये लोकेशन पे? हाँ भाई, नो सर। नहीं, पॉसिबल नहीं। तो हर कलेक्शन ऐसा नहीं है कि जहां पे आप जहां मन चाहे वहां घुसेड़ी कर रहे हैं, है ना। हर कलेक्शन ऐसा नहीं होता। तो एरे लिस्ट, तो यही तो हमें जानना है, हर कलेक्शन का बिहेवियर। सो इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, यस इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है, इट मींस इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है। सो हम कहीं से भी इंसर्ट करेंगे, कहीं से भी निकालेंगे। इट मींस इंडेक्स अगर सपोर्ट कर रहा है तो रैंडम एक्सेस हमें मिलेगा।
रैंडमली हम कहीं भी वैल्यू डाल सकते हैं और कोई सी भी वैल्यू को हम निकाल भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी फाइनल एरे लिस्ट ये है ना। फाइन देखो अब एरे लिस्ट वही एरे लिस्ट चेंज हो रही है, मतलब एरे लिस्ट कलेक्शन म्यूटेबल नेचर का होता है। अब मुझे इसमें से मान लो XYZ निकालना है। सो XYZ का इंडेक्स क्या है? 3 0 ऐसा। तो एल डॉट गेट मेथड का यूज करके हम लगा लेंगे 2 एंड देन हमें यहाँ पे XYZ मिल जाएगा। मीन्स रैंडमली हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। एरे लिस्ट कुछ इस तरह के नेचर की होती है। रैंडम एक्सेस लोअर केस में कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यह समझना होगा कि वेदर इट इज सिंक्रोनाइज्ड और नॉट। अगर एरे लिस्ट के ऐड मेथड को एक थ्रेड रन कर रही है, उस दौरान क्या दूसरी थ्रेड एरे लिस्ट के ऐड मेथड को यूज कर सकती है? तो उसके लिए हमें ऐड मेथड को देखना पड़ेगा। आप जाकर के अंदर देख लेना, एरे लिस्ट जो होता है वो होता है नॉन सिंक्रोनाइज्ड। नॉन सिंक्रोनाइज्ड। तो अगर दो थ्रेड ऐड मेथड को यूज कर रहे हैं तो क्या यहाँ रेस कंडीशन आ सकती है? Yes. यस स्वाभाविक है कि हो सकता है कि दोनों थ्रेड एट ए टाइम ऐड मेथड पे घुसे और ऐड एक ही बार हो पर काउंट दोनों थ्रेड में हो जाए। दैट इज ओनली कॉल्ड रेस कंडीशन। मल्टी थ्रेडिंग सबका सही है ना भाई? अगर सही नहीं है तो ये जो मैंने बोला है ना थोड़ी देर के लिए, उसको भूल जाओ, क्योंकि उसका कलेक्शन से कोई नाता है नहीं अभी आगे। खैर, तो ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। इसी तरह क्या हम इसमें डुप्लीकेट्स को स्टोर कर सकते हैं? हर कलेक्शन ऐसा नहीं होता जो डुप्लीकेट एलिमेंट को सपोर्ट करता है। सो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यही कर लेते हैं 1 2 3 दो बार कर लेते हैं। 2 बार कर लिया तो यहाँ पे आपको 1 2 3 डुप्लीकेट्स आर अलाउड। कुछ ऐसे भी कलेक्शन होंगे जो डुप्लीकेट्स को सपोर्ट नहीं करते। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है यार, कोई करता है कोई नहीं करता है। देखो अब आपके पास मान लो 1000 लोगों का आधार कार्ड का डेटा है, 1000 लोगों का आधार कार्ड नंबर है, ठीक है। 1000 लोगों का आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास है, सो आपके पास यूनिक डेटा है या डुप्लीकेट डेटा है? Unique data. यूनिक डेटा। जब मेरे पास यूनिकनेस होगा तो उसको हम एक अलग कलेक्शन में स्टोर करेंगे जो यूनिकनेस को अच्छे से सपोर्ट करता हो। तो ये डुप्लीकेसी के लिए बनाया गया है। जहां डुप्लीकेसी हो उसके लिए ये बेस्ट है। मतलब सिर्फ यही बेस्ट नहीं, और भी है। डुप्लीकेसी के साथ साथ और भी टर्म हमें देखने पड़ेंगे कि हमें एरे लिस्ट क्यों यूज करना चाहिए। बट एक बात तो पता चली कि अगर डुप्लीकेट डेटा है तो एरे लिस्ट हम यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है सो वी कैन यूज एरे लिस्ट। इसी तरह हम इसमें अगर मान लीजिए नल ऐड करें, इस तरीके से नल और प्रिंट करें, तो यहाँ पे देखिए ये नल भी सपोर्टेड है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डुप्लीकेट्स, तो डुप्लीकेट्स अलाउड है। इसी तरह नल भी अलाउड है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप कलेक्शन पढ़ते हैं तो, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर, इंडेक्स सपोर्टेड, रैंडम एक्सेस और डुप्लीकेट्स अलाउड है कि नहीं है, और नल उसमें अलाउ है कि नहीं, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखा कि एरे लिस्ट में ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि एरे लिस्ट हमें कब यूज करना चाहिए, और एरे लिस्ट हम यूज करते हैं तो इंटरनली क्या होता है। When you create an array list, देखो हमें एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, फलाना ढिकाना दिख रहा है, इंटरनली क्या होता होगा? डेटा स्ट्रक्चर्स बनते होंगे, लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट बनता होगा और डायनेमिक एरेज बनता होगा, एंड दैट पार्ट इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम अस। वो पार्ट जो है हमसे एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसमें आपको घुसने की कोई खास नीड नहीं है कि किस तरीके से मेरा डेटा स्टोर होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा फिर भी,
जब आप एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हो, आपने एक एरे लिस्ट क्रिएट किया यहाँ पे, सो ये एरे लिस्ट में बताइए कि क्या कोई ऐसी बाउंडेशन है कि हम इसमें इतना ही डेटा इंसर्ट कर सकते हैं या अपने मन से कितना भी कर सकते हैं? इतना भी कर सकते हैं। डायनेमिकली कितना भी ऐड करें भाई, करते जाएं, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अगर हम इसमें डेटा इंसर्ट करते जा सकते हैं, सपोज मैं इसमें 2 डेटा ऐड करना चाहता हूं, सपोज दैट, सो इनिशियली जब मैंने एरे लिस्ट क्रिएट किया तो ये कितना इंटरनली साइज लेती होगी अंदर? 1 लाख, 10, 15, 50? बात समझ रहे हैं? मेरी मंशा क्या है भाई, एरे लिस्ट में 2 डेटा डालने की, बट जब मैं एरे लिस्ट क्रिएट करता हूं तो क्या उसको पता है क्या कि हम कितना डेटा इंसर्ट करने वाले हैं? नो, तब तो नहीं पता है। तो कुछ ना कुछ तो एक डिफॉल्ट कैपेसिटी वो डिसाइड करती होगी, डिफॉल्ट ब्लॉक्स इंटरनली हमारे लिए रिजर्व करके रखती होगी। तो इनिशियली वो साइज होती है 10। इनिशियल कैपेसिटी जो होती है, देखो कैपेसिटी का मतलब होता है कि एरे लिस्ट में कितना भर सकते हैं, साइज का मतलब ये होता है कि कितना है। तो अभी इनिशियल कैपेसिटी 10 है, साइज कितनी है एरे लिस्ट की अभी? 0 कुछ नहीं है ना भाई, कहाँ एल डॉट एड चला ही नहीं हमने। सो इनिशियली 10 होती है, ठीक है। अच्छा, जब आपने 10 डेटा भर के 11वां डेटा भरा, 10 डेटा आपने भर दिया, ठीक है, तो भाई जो आपकी इनिशियल कैपेसिटी थी वो तो क्या हो गई, फुल हो गई ना। इनिशियल कैपेसिटी तो फुल हो गई। तो अब हमें कैसे पता चले कि अगली नई कैपेसिटी क्या होगी? सो बहुत आसान है, न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू इनिशियल कैपेसिटी प्लस राइट शिफ्ट ऑफ ओल्ड कैपेसिटी या इनिशियल कैपेसिटी। तो मैं लिखूंगा राइट शिफ्ट ऑफ इनिशियल कैपेसिटी। अब भाई ये राइट शिफ्ट ऑफ इनिशियल कैपेसिटी वो भी बाई 1, तो इनिशियल कैपेसिटी में राइट शिफ्ट होगा बाई 1। अब ये हमने आपको बिट वाइज ऑपरेटर इसीलिए पढ़ाया था, इसी दिन के लिए। अब बताओ, चलो न्यू कैपेसिटी निकालते हैं। तो इनिशियल कैपेसिटी कितनी थी भाई अपनी? 10 थी। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस इनिशियल कैपेसिटी 10 को, अगर 10 को मैं राइट शिफ्ट करूं बाई 1 तो कितना आएगा? अब ये थोड़ा कैलकुलेट करने वाली चीज है। 10 का बाइनरी कितना भाई? 10 का बाइनरी कितना? 2 5 जा 10, 0 बचा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1010 आएगा क्या? 0101 से 0101 ना, पक्का ना? चलो ठीक है, मान लेते हैं। हाँ उल्टा कर देंगे ना तो लास्ट में 0 ही बचेगा, ठीक है, सही है। तो हमारा बचा 10 प्लस, अब 10 का बाइनरी हो गया 0101, ठीक है। एक बार हम चेक कर लें क्या? हाँ 10, हाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा था, हम चेक करने जा रहे थे। हाँ ये सही है, 1010 होगा क्योंकि 2 हाँ ठीक है, ये करेक्ट है। अब इसको मैं अगर राइट शिफ्ट करूं बाई 1 तो राइट शिफ्ट तो ये 0 गायब हो जाएगा भाई, राइट में घसकाओगे तो ये 0 गायब हो जाएगा। तो राइट शिफ्ट अगर बाई 1 करेंगे तो मेरे पास ये बचेगा कुछ ऐसा। अरे यार ये कितना स्लो कर्सर बढ़ता है यार, इसमें भी कुछ लगाना पड़ेगा क्या? तो 10 प्लस 1010 को राइट शिफ्ट करेंगे तो बचेगा 101, एंड 101 का बाइनरी कितना? 5 सर। तो फाइनल न्यू कैपेसिटी कितनी हो गई? 15। तो ये रूल है जिससे एरे लिस्ट के अंदर कैपेसिटी डिसाइड होती है। तो ये जानने की कोई खास जरूरत है नहीं आपको, अरे जैसे होती तैसे होती। देखो जावा के अंदर ना बहुत सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं जो आपको बताई नहीं गई। अगर आप रिसर्च करोगे,
अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे, अंदर घुसोगे, तो भाई तो चीजें बहुत सारी हैं, तब तो चीजें इतनी है कि आप खुद का जेवीएम भी बना लो। सो ये आपको कहीं भी डेवलपमेंट फेज में ऐसी नीड नहीं आएगी कि आप इनिशियल कैपेसिटी को जाने। हाँ, ये हो सकता है कि इनिशियली कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, इतना आपको दिया गया है। जैसे कि इसका एक कंस्ट्रक्टर है, जैसे हमने ये बनाया और इसमें हमने भेज दिया 20। अब इनिशियल कैपेसिटी कितनी हो गई? 20 हो गई। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। बाकी वो किस हिसाब से बढ़ता है घटता है वो इंटरनल चीज है, हालांकि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया सो इट मीन्स कि जो डिफॉल्ट कैपेसिटी है वो हो गई 20। सिंपल सी बात। तो पहली बात तो ये पता चली कि भाई ठीक है, इंटरनली कुछ ऐसा होता है। हाँ क्या, बोलिए। सर इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होती है क्या? जैसे कि 75% अगर एरर लिस्ट फुल हो जाती है तो वो वापस से डबल कर देता है एरर लिस्ट को। वेक्टर में तो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें बेसिकली लोड फैक्टर काम करता है। सर वही लोड फैक्टर 0.7 अगर 75% हाँ, इस तरह से होता है और वो चेक करना पड़ेगा। ये राइट टाइम तो मुझे याद नहीं कि वो कितना होता है, बट इस तरह का कुछ होता है कि उस लोड फैक्टर के हिसाब से इतना फिल हो जाती है तो उतना इंक्रीज कर लेता है। हाँ सर, लोड फैक्टर 0.75 है जैसे हाँ, तो एक बार आपको वो भी चीज है कि वो अलग अलग वर्जन पे अलग अलग हो सकता है। तो आपको एक बार वर्जन भी देखना होगा, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हमने लोड फैक्टर वगैरह बताया था और फिर जावा के वर्जन के हिसाब से हमने जब आगे रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि यार ये फिक्स जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। तो वो थोड़ी रिसर्च का पार्ट है, आपको अलग अलग वर्जन की डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम फॉर श्योर तो नहीं बता सकते कि जावा 8 में कितना होगा। एक बार देखेंगे फिर बताएंगे आपको, आप भी जरा देखिएगा, वो तो आपको डॉक में मिल जाएगा। सो न्यू कैपेसिटी इनिशियल प्लस इनिशियल कैपेसिटी बाय राइट शिफ्ट 1, ये तो खैर एक चीज हो गई। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एरे लिस्ट में एक्चुअल में समझना है और जिसको समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एरे लिस्ट हमें किस पर्पस के लिए यूज करना है। when you create an array list, it will create a dynamic array inside। जब आप एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हो तो इंटरनली क्या होता है, डायनेमिक एरे बनता है। डायनेमिक एरे मतलब होता है कि वो अपना एक ऐसा एरे होता है जिसकी साइज इंटरनली चेंज होती रहती है। अब उसमें दिक्कत क्या है, डायनेमिक एरे बनता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत बड़ी है। दिक्कत ये है कि जब आपने मान लीजिए एक एरे लिस्ट बनाया, ये आपने एरे लिस्ट बनाया, सो इंटरनली एक एरे बना, डायनेमिक एरे, और इसमें आपने एक एलिमेंट स्टोर किया। मान लो यहाँ किया एक एलिमेंट स्टोर, फिर एक यहाँ किया, ठीक है, फिर एक यहाँ किया और डॉट 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 आपने एक लास्ट में यहाँ किया। टोटल एलिमेंट आपने 1000 स्टोर किया है। सो पहले का इंडेक्स 0 होगा, देन 1 होगा, ठीक है, 1 होगा एंड देन 2 होगा एंड ये चलता जाएगा और लास्ट में कितना होगा भाई? 999 है ना, 999 होगा। अब मान लीजिए कि आपने ये वाला डेटा रिमूव किया, ये वाला डेटा ये आपने रिमूव किया, तो क्या ये जो सेकेंड इंडेक्स पे डेटा है क्या इसको शिफ्ट होके यहाँ पे आना पड़ेगा? यस सर, आना ही पड़ेगा, तभी तो ये करेक्ट इंडेक्स बताएगा। इसके जो आगे होगा उसको भी शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर सब शिफ्ट होगा और 999 वाला भी शिफ्ट होकर के 998 पे आएगा। बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा सर, इंडेक्सिंग चेंज होगी। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि जब भी आप एरे लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, जब भी आप मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना, जब भी आप
डेटा को मॉडिफिकेशन करते हैं, डिलीट करते हैं या कोई नया डेटा ऐड करते हैं, एरे लिस्ट जो है वो बहुत वर्स्ट तरीके से आपको एफिशिएंसी देती है, मतलब एफिशिएंसी बहुत डिक्रीज हो जाती है। लॉट ऑफ शिफ्टिंग्स आर रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ शिफ्टिंग। अब जब बहुत ज्यादा शिफ्टिंग होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी सर है परफॉर्मेंस। ना? तो टाइम कंज्यूमिंग जो होगी, जो टाइम कंज्यूमिंग होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, एंड इससे एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज होगी। सो इसीलिए हम एरे लिस्ट को कभी भी मॉडिफिकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। हमेशा नहीं कि बार बार इसमें डेटा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ये काम नहीं करते। हालांकि मेथड दिया हुआ है, मेथड आपको दिया हुआ, आप कर सकते हैं, बट वो एक मजबूरी का केस है, या लिस्ट छोटी सी है आपकी तो चल जाएगा, लेकिन बहुत डेटा आपने लिस्ट में डाल के रखा है, सो मॉडिफिकेशन हम इसमें नहीं करते हैं। समझ में आया ये बात, मॉडिफिकेशन से क्या दिक्कत है? तो अगर हम मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे सो हम एरे लिस्ट को किस लिए यूज करें, बताते हैं आपको हम। आपके पास डेटाबेस में मान लो 1000 डेटा है, ठीक है, डेटाबेस में 1000 डेटा है। आप में से किसी ने JDBC या स्प्रिंग पढ़ा हुआ है पहले? थोड़ा बहुत? यस सर। तो इसमें आपने डेटाबेस से कलेक्शन में डेटा होल्ड किया है कभी? यस सर। तब आपको तो समझ में आएगा एकदम अच्छे से, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थ्योरी बेस पे, प्रैक्टिकली तो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे ये चीज। डेटाबेस में हमारे बहुत सारा डेटा है, मान लो 1000 एंट्रीज है, ठीक है, 1000 एंट्री है, ठीक है। अब ये 1000 एंट्रीज को अगर मुझे मान लीजिए रीड करना है, ठीक है, तो हम इसको लेकर के आएंगे। अब इसको हम लाएं कहाँ भाई? ये डेटाबेस से जब जावा में आएगा तो जावा में मेरे पास क्या तरीका है डेटा को होल्ड करने का? एक वेरिएबल है, वेरिएबल में 1000 डेटा तो स्टोर होगा नहीं, वेरिएबल फेल हो गया। दूसरा तरीका है भाई एरे, एरे में 1000 डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, तो एरे भी फेल हो गया। और जरूरी नहीं कि 1000 हो भाई, डायनेमिक साइज इसकी चेंज होती रहती है, तो एरे भी फेल हो गया। बचा मेरे पास कलेक्शन। सो मैं इसको एरे लिस्ट में मैं क्या कर सकता हूं? एरे लिस्ट में इस पूरे डेटा को होल्ड कर लूंगा, रीड करके पूरे डेटा को कहां होल्ड करूंगा? एरे लिस्ट में। अब इस एरे लिस्ट को हम क्या करेंगे भाई? इस एरे लिस्ट में हम मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। जहां भी मुझे ये 1000 डेटा प्रिंट करना होगा वहां मैं इस एरे लिस्ट को प्रिंट करवा दूंगा। समझ रहे हैं? जहां भी मुझे ये 1000 डेटा चाहिए होगा वहां मैं एरे लिस्ट को प्रिंट करा दूंगा। सो अगर देखा जाए तो एरे लिस्ट का यूज क्या हुआ? अगर मुझे एलिमेंट को फास्ट एक्सेस करवाना है, प्रिंट करवाना है, उसके लिए ही एरे लिस्ट यूज होता है। सो मैं यहां लिख देता हूं कि एरे लिस्ट इज सुइटेबल फॉर, मैं यहां लिख देता हूं कि बेस्ट, या यहां लिखते हैं बेस्ट सुइटेबल फॉर फास्ट डेटा एक्सेस। बस आपको डेटा एक्सेस, एक बार डेटा आपने भर दिया, अब आप उसको जगह जगह ले जा करके प्रिंट करवा रहे हैं, एक्सेस करवा रहे हैं, उसी के लिए यूज होता है। एंड यहाँ पे ये भी लाइन लिखूंगा कि डू नॉट यूज इट फॉर डेटा मॉडिफिकेशन। अगर आपने डेटा मॉडिफिकेशन के लिए यूज किया तो फिर आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। समझ रहे बात को? इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। सो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने यहाँ बनवाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे कई सारी बातें हमें पता चली कि भाई हम एरे लिस्ट को कब यूज करेंगे, बताइए आप लोग। सिर्फ डेटा फेच करने के लिए सर। डेटा फेच करने के लिए। एरे लिस्ट जब हम बनाएंगे तो इनिशियली क्या साइज होगी? 10 10 होगी, फिर वो बढ़ेगी किस हिसाब से?
एक फॉर्मूला है, ये हो गया, ठीक है। इसमें लोड फैक्टर वगैरह भी काम कर सकता है 0.75, जैसे कि फॉर एग्जांपल 70% बढ़ने के बाद 0.75 अप्रोक्स 70-75% बढ़ने के बाद वो भरने के बाद वो बढ़ जाएगा। लेकिन वो चीज एक बार आप रीचेक जरूर करें अपने साइड से आप लोग कि वो किस वर्जन की बात है, ठीक है। बाकी तो खैर उसमें अगर आप नहीं भी जाते हैं तो कोई नीड नहीं है उसकी। बाकी इस इतना जानने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम अब यहाँ पे, ठीक है, एरे लिस्ट का बेसिक हम जान गए और एरे लिस्ट का हम बिहाइंड द सीन भी समझ गए। अब एरे लिस्ट में कौन कौन से मेथड है, हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बेसिक प्रोग्राम ऐड कर लूँ आपके नोट्स में। और एरे लिस्ट जिसने सही समझ लिया, पूरा कलेक्शन समझो समझ लिया, तो पूरा नहीं एकदम, लेकिन हाँ लिंक लिस्ट वगैरह में तो मेथड सेम ही रहेंगे सारे। देखो अब हम कुछ मेथड की बात कर लेते हैं। जैसे हमने एरे लिस्ट में ऐड लगाया तो भाई डेटा ऐड हो गया, ठीक है, कुछ, हाँ ठीक है। उसके बाद ऐड इंडेक्स वाइज किया तो इंडेक्स वाइज ऐड हो गया। उसके बाद मैं गेट करने से पहले हम ऑब्जेक्ट वाइज भी डेटा ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया ऐड, अच्छा ऑब्जेक्ट वाइज मैंने किया हुआ है, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट वाइज तो है, और 2 पे इंडेक्स वाइज भी कर लिया, चलो ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक एरे लिस्ट पहले से बनी हुई है और इसको मैं बोलता हूँ कुछ भी एक्स एरे लिस्ट मेरे पास पहले से बनी हुई है और जिसमें कुछ डेटा है एक्स डॉट एड PQRS, ठीक है, एंड एक्स डॉट एड राजू। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस पूरे कलेक्शन का, पूरे एरे लिस्ट के डाटा इस एरे लिस्ट में कॉपी कर सकता हूं। कैसे भाई, उसके लिए हम क्या करेंगे, al डॉट एड ऑल, और एड ऑल में मैं x दे दूंगा, ठीक है, x पास कर दूंगा और देन मैं इस al को प्रिंट करा लूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे x का डेटा है, x मतलब अपना ये वाला एरे लिस्ट, वो पूरा का पूरा इस वाले के आके पीछे साइड में पूरा ऐड हो जाएगा। देखिए देखिए PQRS, और थोड़ा और स्लाइड करते हैं हम, या नीचे ही कर लेते हैं इसको, हाँ जो भाई तुम नीचे देखिए ऐड हुआ है ना PQRS राजू। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऐड ऑल करें दोबारा से, लेकिन इस बार मैंने कर दिया 0,x, क्या होगा, 0th इंडेक्स पे जाएगा। पे PQRS और राजू दोनों आ जाएंगे, मतलब 0 पे PQRS, 1 पे राजू और बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये PQRS राजू 0 पे आया और बाकी एज इट इज जो था आपका वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखेगा। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये तो मसला हो गया ऐड का। अब बात करते हैं रिमूव का, कि एलिमेंट रिमूव कैसे किया जाए। अब यहाँ पे आपको बड़े ही ध्यान से एक बात समझनी है। जैसे मान लीजिए मुझे रिमूव करना है राजू, है ना, तो मैं कर सकता हूं al डॉट रिमूव राजू, सिंपल भाई। अब राजू मेरे पास कितने हैं भाई, एक राजू है और इस x से भी मैंने x को 2 बार ऐड करवाया है, तो कितने राजू हैं फाइनल में, 3 राजू हैं। तो कौन सा रिमूव होगा, सर सब फर्स्ट ऑकरेंस सब रिमूव, या सब, पहला वाला रिमूव होगा सर, पहला वाला। फर्स्ट ऑकरेंस में भी मेरे हिसाब से पहला ही होना चाहिए, देखते हैं। हाँ पहला ही वाला हुआ है ना, हाँ देखो ये वाला हो गया, यहाँ 2 राजू था, एक छोड़ गया, तो फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव हो गया। उसके बाद फिर से करोगे फिर से हो जाएगा। और अच्छा मेन यहाँ पे सवाल ये है कि मान लो मेरे पास यहाँ 1 2 3 है ना, ओके छोड़ो 1 2 3, हम ऑब्जेक्ट वाइज रिमूव कर सकते हैं, हम इंडेक्स वाइज भी रिमूव कर सकते हैं। अगर हम मान लो al डॉट रिमूव 0 कर दें तो कौन रिमूव होगा,
PQRS। PQRS रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने किया AL डॉट रिमूव 123, तो 123 ऑब्जेक्ट रिमूव होगा या 123 इंडेक्स सर्च करेगा? इंडेक्स क्योंकि नंबर देने पे तो वो इंडेक्स सर्च कर रहा है, सर इंडेक्स सर्च करेगा। तो इंडेक्स करेगा तो 123 वाला हम कैसे रिमूव करें फिर भाई? ये देखिए, इंडेक्स 1 2 3 आउट ऑफ बाउंड्स हो गया। तो 123 कैसे किया जाए? सर इंडेक्स देके। इंडेक्स नहीं, तो हमें तो ऑब्जेक्ट बेस पे करना है भाई। हमें इंडेक्स वाला नहीं मालूम, हमें ऑब्जेक्ट बेस पे करना है। अगर आपको, हाँ, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इंडेक्स जब आप दे रहे हैं ना, जब आप नंबर कोई दे रहे हैं तो ये इंडेक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर आपको 1 2 3 ऑब्जेक्ट देना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इंटीजर k इज इक्वल टू 123 और आप k पास कर दें। सो जब आप प्रिमिटिव वैल्यू डायरेक्ट देते हैं रिमूव के अंदर, नॉट ऐड के अंदर, रिमूव के अंदर, सो वो एक प्रिमिटिव वैल्यू कंसीडर करके वो इंडेक्स ट्रीट करता है। लेकिन अगर आपने उसको उस वैल्यू को इंटीजर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया, सो अब वो इंडेक्स ट्रीट नहीं करेगा बल्कि ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो वो है ही है। सो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रिमूव होगा, तो 123 रिमूव हो जाएगा इस बार। देखिए इस बार कोई भी इंडेक्स वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे 123 गायब हो गया, ये वाला। समझ में आया सबको? बताइए, ऑटो बॉक्सिंग करके हमने यहाँ पे और के पास कर दिया, के 123 है, तो जब ऑब्जेक्ट डालेंगे तो 123 इंडेक्स सर्च नहीं करेगा। ये इस बात का प्रूफ भी है कि कलेक्शन इंटरनली जो डेटा है वो ये नंबर से एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, तभी तो ऑब्जेक्ट डालने पे रिमूव हो रहा है। ठीक है ना, इतनी बात? कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। चलो अब रिमूव करना सीख गए, इंडेक्स वाइज भी ऑब्जेक्ट वाइज भी। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मान लो कोई टू डेटा भी है और 2 इंडेक्स भी है, तो मैं रिमूव 2 करूंगा तो 2 इंडेक्स उड़ जाएगा। अगर मुझे ये 2 डेटा रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑटो बॉक्सिंग करना। हाँ, ऑटो बॉक्सिंग करना। ऑटो बॉक्सिंग करना पड़ेगा। जी अनम जी बोलिए। सर ये रिमूव मेथड जो है सर, हाँ, उसमें उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ही मतलब ये हो सकता है, अगर इंडेक्स हम देंगे तो नहीं लेगा? नहीं लेगा ना, इंडेक्स भी लेगा। अभी तो हम ऑब्जेक्ट वाइज बता रहे थे, अभी कहानी बची है। एल डॉट रिमूव इंडेक्स भी लेगा, वो इंडेक्स लेके दिखाए थे क्या? नहीं, अभी तो दिखाया था। तो हाँ अभी हाँ ठीक है सर। तो रिमूव 0 किया था ना हम लोगों ने, रिमूव 0 किया था तो PQRS उड़ गया था ना, तो इंडेक्स मतलब वाइज सर भी अगर कोई नंबर हो तो वो ट्रीट करेगा उसको इंडेक्स की तरह। सब हाँ, जहाँ पे 1 2 3 लिया तो उसने एरर दिया। और ऑटो बॉक्स डाल देंगे तो ऑब्जेक्ट की तरह। और हम रिमूव ऑल भी कर सकते हैं। हमने इसका एल डॉट रिमूव ऑल और हमने कर लिया एक्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे एरे लिस्ट से वो हर एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे जो एक्स में मौजूद हैं, जो मैच करेंगे। सो मेरे एल में कौन है अभी? राजू, XYZ, नल, ये वो, PQRS, राजू, तो दोनों ही मैच कर रहे हैं ना, सो दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे एल प्रिंट करूंगा, आउटपुट देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए मेरे इसमें एक्स में PQRS राजू था और मेरी फाइनल एरे लिस्ट ये थी, तो क्या इसमें से PQRS राजू सब उड़ गए? तो इस तरह से आप रिमूव ऑल भी कर सकते हैं किसी दूसरे कलेक्शन से। एंड अगर आपका जी भर ही गया है बहुत करके तो क्लियर मार दें, खत्म, आपकी एरे लिस्ट खाली हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। देखो मेथड बहुत है, मैं हर कलेक्शन में सारे मेथड नहीं बताऊंगा ना, अननेसेसरी वो तो बच्चों जैसा हो गया कि एक एक मेथड में आपको बता रहा हूँ। आप मेथड खुद से एक्सप्लोर करें। मेथड में आपको एरे लिस्ट में सारे बता दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी में अगर कुछ स्पेशल मेथड आएगा, जैसे पुश आएगा, कहीं पॉप आएगा, कहीं ऐड फर्स्ट आएगा, ऐड लास्ट आएगा, कहीं पॉल आएगा, ठीक है,
कुछ स्पेशल मेथड आएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। कहीं सर्च वाला मेथड आएगा, ठीक है, कहीं पीक मेथड आएगा अभी आगे चल के। सो स्पेशल मेथड जो अलग अलग कलेक्शन में बताएंगे, कॉमन मेथड आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो अभी तो मैं सारे मेथड आपको बता रहा हूँ जो आपको यूज पड़ेंगे। सो क्लियर हो गया। चलो क्लियर को मैं अनकमेंट कर दूं या मैं इस पूरे को ही कमेंट कर दूं, क्योंकि हाँ इतना पूरा कमेंट कर लेते हैं। ये तो ऐड और रिमूव की बात हो गई, ठीक है, पूरा ऐड और रिमूव यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम अगर किसी एलिमेंट को गेट करना चाहते हैं तो हम गेट लगा के इंडेक्स डाल सकते हैं। आप अगर यहाँ पे गेट देखोगे तो यहाँ पे इंडेक्स बोल रहा है, तो कोई सा भी इंडेक्स दे दो, 0 1 0 दे दिया मान लो, तो 0 पे राजू है तो राजू आपको मिल जाएगा। सो सिंपल गेट हो गया। इसी तरह मान लीजिए कि मुझे चेक करना है कि कोई डेटा इसके अंदर मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं। al डॉट कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स ऑल भी है, किसी दूसरे कलेक्शन से आप चेक कर सकते हो। तो कंटेन्स किया हमने, कंटेन्स में डाला हमने मान लीजिए राजू ही डाल दिया, चलो। तो क्या मेरे कलेक्शन में राजू है? यस है, तो मुझे ट्रू मिल जाना चाहिए। और अगर मैं एक्स राजू डाल दूं सो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्स राजू तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह और भी मेथड है। एक सर्च का होता है, इंडेक्स ऑफ, एल डॉट इंडेक्स ऑफ। कोई आपको एलिमेंट सर्च करना है, वो कौन से इंडेक्स पे है, तो उसका फर्स्ट ऑकरेंस आपको मिल जाएगा। जैसे 1 2 3 हम चेक कर लें, अगर 1 2 3 तो मुझे मिल जाएगा ये 1 इंडेक्स पे है, 0 और 1 पे है। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट डाल दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो -1 मिलना चाहिए, है ना। तो ये कुछ ऐसा डाल दें जो हो ही ना, तो इंडेक्स ऑफ क्या दे देगा, नेगेटिव नंबर। तो ये तो सर्च का हो गया। इसी तरह और भी होता है, एक लास्ट इंडेक्स ऑफ भी होता होगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये किसी भी जैसे 1 2 3 का लास्ट इंडेक्स 1 2 3 सबसे आखिरी बार कब आया था, 2 पे, तो ये 2 दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। बताइए। देन इसी तरह कंटेन्स बताता है कि क्या है। कंटेन्स जैसा एक और मेथड होता है, जब भी याद आया, क्या मेरी लिस्ट खाली तो नहीं है, इज एम्प्टी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इज एम्प्टी में मेरे को फॉल्स मिल रहा है ना। सॉरी, यहाँ फॉल्स नहीं मिल रहा, इसके नीचे मिलेगा, इज एम्प्टी वाला ये है ना, क्योंकि एक्स राजू वाला फॉल्स आया और इज एम्प्टी। तो अगर आपकी लिस्ट बाई चांस अगर खाली है तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। जीएनएम जी कहिए। सर क्लियर मेथड से सर डेटा जो है वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। जी जी, खत्म, वो पूरा साफ हो जाएगा। जैसे सर सीक्वल क्वेरी में एक ट्रंकेट करके आता है सर, उसमें मतलब डेटा परमानेंट डिलीट हो जाता है और टेम्परेरी भी होता है। तो डेटा स्टोरेज में सर जैसे अगर बाद में हमको कभी जरूरत पड़ गया या मिस्टेकली डिलीट हो गया तो फिर हम फेच कर सकते हैं, या क्लियर से डायरेक्ट मतलब परमानेंट डिलीट हो जाएगा। देखिए, एसक्यूएल को यहाँ से आप रिलेट न करें, क्योंकि एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो परमानेंट स्टोर्ड डेटा को आपको देती है, पर यहाँ तुम जो मुझे डेटा दे रहा है ये तो खुद ही टेम्पररी है। यहाँ कोई डेटा परमानेंट है क्या? एरे लिस्ट में जितना भी डेटा स्टोर्ड है वो सब रैम में है, तो सभी तो टेम्पररी है। सो वहां परमानेंटली डेटा को टेम्पररी बेस पे हम व्यू क्रिएट कर सकते थे, या फिर ऐसा हम क्रिएट कर सकते थे जहां से हमें दिखता था डिलीट होता, पर एक्चुअल में तब होता था जब हम कमिट रोल बैक करते थे, कमिट करते थे। पर यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, परमानेंट स्टोरेज का बात ही नहीं है यहाँ पे, तो सभी टेम्पररी ही है, यहाँ पे कुछ परमानेंट नहीं है। समझ रहे नानम जी? यस सर। तो सब ऑब्जेक्ट में है ना, सब रैम में स्टोर हो रहा है, एवरीथिंग इज टेम्पररी ओनली। ये मेथड्स हो गए आपके, ठीक है। एक और मेथड की बात कर लेते हैं। अगर आपको बाय चांस कभी ऐसा हो कि आपको कलेक्शन को अपने एरे में कन्वर्ट करना हो तो वो भी हो सकता है। टू एरे कर लो आप, तो ये आपका कलेक्शन एरे में तब्दील हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप का हमारा था तो ऑब्जेक्ट एरे यहाँ पे हमें मिल गया। तो इस तरह से भी एरे को
मतलब अपने कलेक्शन को आप एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी मान लीजिए अब मुझे ऐसा है कि मुझे अपने, अब मैं इसको और कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक लाइन कर लेता हूँ इस तरह से। अब ऐसा है कि मुझे क्या करना है भाई, मुझे अपने इन सारे एलिमेंट्स को जो भी ये मेरे पास थे इनको मुझे प्रिंट करना है, लूप लगा के इटरेट करना है। सो वो कैसे होगा मैं वो यहीं बता देता हूँ सामने सामने। इटरेशन कैसे होगा, इटरेशन करने के लिए आप सिंपल फॉर लूप, फॉर ईच लूप, इटरेटर वगैरह यूज कर सकते हैं। मैं फॉर लूप पहले यूज करता हूँ। इंड i इज इक्वल टू 0 किया, ठीक है, फिर i लेस देन इक्वल टू सॉरी i लेस देन al डॉट साइज कर लिया, ni प्लस प्लस, ये आपने कर लिया। और देन सिस आउट कर लिया आपने al डॉट गेट ऑफ 0। समझे ये लूप कैसे काम करेगा? हाँ, भाई 0 से चला और कहाँ तक, साइज के एक पहले तक। साइज कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 डेटा है ना मेरे पास, तो साइज 6 होगा। तो इंडेक्स 5 तक जाएगा, तो इसलिए लेस देन लगा दिया, तो 0 से 5 तक चलेगा। और एक एक करके गेट मारते जाएंगे हम यहाँ पे। ये देखिए, 1 मिनट यार, ये सारा का सारा राजू ही क्यों दे रहा है? सर वो 0 लिख दिया ना आपने तो। 0 लिख दिया अच्छा, सर, आई लिखना चाहिए। ये क्या लफड़ा है? तो ये इस तरीके से सारा का सारा डेटा हमें मिल रहा है। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर ईच लूप ये लगा लें, ठीक है। फॉर ईच लूप लगाएंगे तो डेटा हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट ओ टाइप का, निकलेगा एल से, और देन सिस आउट कर लेंगे ओ। ये भी कर सकते हो आप। ये सब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ये सब क्योंकि आप बहुत बार यूज कर चुके हो इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ। फॉर ईच लूप इस तरह से बना सकते हैं आप, ये इसका फॉर ईच लूप का आउटपुट। इसी तरह एक इटरेटर होता है, बिल्ट इन इटरेटर। बिल्ट इन इटरेटर का भी आप यूज कर सकते हो। कैसे होगा भाई बिल्ट इन इटरेटर का यूज? अगर आप लूप नहीं यूज करते हैं तो बिल्ट इन इटरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। बिल्ट इन इटरेटर अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे करेंगे, al डॉट एक मेथड है इटरेटर, ठीक है। al डॉट आपने इटरेटर लगाया और आपको यहाँ पे इटरेटर मिल गया, ITR कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये इटरेटर से हम चेक कर सकते हैं वेदर डेटा इज अवेलेबल और नॉट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे व्हाइल लूप और हम लिखेंगे ITR डॉट हैज नेक्स्ट। मतलब ITR हैज नेक्स्ट बोलेगा, इटरेटर इटरेट करेगा, इटरेट मतलब गोइंग थ्रू ईच एलिमेंट, है ना, गोइंग थ्रू ईच एलिमेंट। सो ITR इटरेटर का जो कर्सर होगा पहले तो यहाँ होगा बिफोर फर्स्ट रो, ठीक है। यहाँ पे मेरा इटरेटर है बाय डिफॉल्ट। अब व्हाइल लूप लगा, इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, क्या अगला डेटा मौजूद है? आप बताइए है कि नहीं है? इटरेटर यहाँ पे था, उसने देखा है हैज नेक्स्ट, क्या अगला डेटा है कि नहीं है, तो बूलियन वैल्यू ट्रू मिलेगी इसको। तो ट्रू मिलेगा तो व्हाइल लूप चल जाएगा, तो व्हाइल लूप चल गया हमारा। और व्हाइल लूप जैसे ही मेरा चला, ठीक है, व्हाइल लूप मेरा जैसे ही चला, हमें वो अगला एलिमेंट चाहिए तो मैं सिस आउट कर लूंगा ITR डॉट, अगर नेक्स्ट अवेलेबल है तो नेक्स्ट डेटा मुझे दे दो। सो हैज नेक्स्ट चेक करेगा वेदर नेक्स्ट डेटा इज अवेलेबल और नॉट, और नेक्स्ट वाला क्या करेगा, नेक्स्ट वाला डेटा मुझे रिटर्न कर देगा और आप उसको सिस आउट कर लेंगे। सो इसी तरह एक डेटा प्रिंट होने के बाद फिर से चेक करेगा क्या अगला मौजूद है, हाँ है, मिल गया, फिर अगला मिल गया, फिर अगला, और इसके बाद अगला है हैज नेक्स्ट, नो, लूप बंद। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये इटरेटर आप यूज कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, फॉर ईच यूज कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। फॉर ईच मेथड वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। हम जावा 8 अभी नहीं पढ़ाए हैं आपको, फिर उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन एरो वगैरह उसमें यूज होगा, क्योंकि अभी हम लोग वो चीज पढ़े नहीं है, सो उसकी बात हम भी नहीं करेंगे। सो इनके अलावा भी इटरेट करने के तरीके मौजूद हैं मार्केट में, ठीक है। बताइए, इतनी बात क्लियर हुई?
सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा, आईटीआर जो आपने करा है, ये ऑब्जेक्ट आईटीआर इज इक्वल टू एल डॉट आइटरेटर, ठीक है? तो हाँ सर हाँ लाइन नंबर 24, तो जी जी। वाइल आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट करनी है, तो मतलब जो भी नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रिंट होता रहेगा? नहीं नहीं, हैज नेक्स्ट मतलब वेदर नेक्स्ट वैल्यू इज अवेलेबल और नॉट। सो कर्सर बिफोर फर्स्ट रो है तो वैल्यू अवेलेबल है, तो ये सर लूप उसके लिए तब तक चलाएगा जब तक हैज नेक्स्ट नेक्स्ट डेटा मिलता रहेगा, और ये लूप चलाता रहेगा जब तक डेटा मिलता रहेगा, और जब तक मिलता रहेगा नेक्स्ट मेथड आपको वो डेटा प्रोवाइड करता रहेगा। समझे? यस सर। सर ये इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स? इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपका कर्सर यहां पहुंचेगा फिर बोलेगा आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट, तो ए के बाद डेटा है नहीं है। नहीं है, तो फिर false। आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो फॉल्स पे व्हाइल लूप चलेगा, नहीं चलेगा, एग्जिट तो हो बस जाएगा, समझ गया। फाइनाइट लूप हुआ ये। तो हैज और सर नेक्स्ट इसका इंक्रीमेंट कैसे होगा, मतलब क्योंकि अगर इंक्रीमेंट की हमने नीड ही नहीं ना, व्हाइल लूप में हम कहाँ इंक्रीमेंट करते हैं? व्हाइल लूप हाँ में तो सर कंडीशन, जब तक वैल्यू अवेलेबल है चलते रहो, हाँ यही तो है ब्यूटी व्हाइल लूप की। इंक्रीमेंट की कंडीशन चेक करना मेन इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब सर उसमें है कि जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक चलेगा। सो ये कुछ मेथड्स हो गए। सो ऐड हो गया, रिमूव हो गया, गेट है, कंटेन्स एम्प्टी, इंडेक्स ऑफ, और देन एरे में कन्वर्ट करना, इसको इटरेट वगैरह करना। सो एक और है, आप इसमें ये भी कर सकते हैं, सब लिस्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हम चेक कर लें, सब लिस्ट अगर क्रिएट करना हो मुझे, सो एल डॉट सब लिस्ट एंड इंडेक्स फ्रॉम टू, फ्रॉम क्या बोला था इसने, इंडेक्स फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स। अच्छा, कहां से कहां तक? तो 0 1 से लेके 1 2 3 तक भाई मुझे एक नई लिस्ट क्रिएट करके दे दो। तो ये जो सब लिस्ट अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, सब लिस्ट, सो 1 से 3 तक उसमें, अब मैं इसको कमेंट कर ले रहा हूं, ठीक है, और ये मेरी सब लिस्ट। सो 1 से लेके 3 तक अगर हमने किया है, सो 1 आया है, 2 आया है, 3 नहीं आया है ना, तो ये बिल्कुल सब स्ट्रिंग जैसा है। सब स्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स काउंट होता था, -1। तो 1 आएगा एंड 2 आएगा। सो ये इस तरह से आप अपनी एक सब लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे इस लिस्ट में से इतने एलिमेंट निकाल के एक नई लिस्ट बनानी है, सो सीधा सब लिस्ट। अब आप बताओ कि एरे में इतने फीचर थे आपके पास, कितना हम लोग काम कर पा रहे हैं ना, सब लिस्ट क्रिएट करना, एक का दूसरे में डालना, दूसरे से रिमूव करना, इटरेट करना, फिर रिमूव है, क्लियर है, कंटेन्स है, एम्प्टी है, फलाना ढकाना, बहुत सारी चीजें हैं। इतनी सारी चीजें हमारे पास एरेज में अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हमने लिखवाया था कि कलेक्शन में जो फीचर्स हमें हैं वो रिच फीचर्स मिलते हैं, तो इसीलिए हम कलेक्शन को यूज करते हैं। समझ में आई बात सबको इतनी? बताएं भाई। सो ये हमारा यहाँ पे हमारा एरे लिस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एरे लिस्ट में एक और बात आप यहाँ पे कर सकते हो, सॉर्टिंग की, लेकिन सॉर्टिंग हम आपको अलग से बताएंगे। एरे लिस्ट में सॉर्टिंग भी की जा सकती है, लेकिन सॉर्टिंग के लिए फिर आपको कंपैरेबल, कंपैरेटर, वो सब जब हम टॉपिक अलग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंपेयर टू मेथड वगैरह, तो हम लास्ट में इसको कवर अप जरूर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करें।